आप देख रहे हैं सूर्योदय क्लासेस। दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल सूर्योदय क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री की। जी हाँ, आपने सही सुना, क्लास 12th के केमिस्ट्री की। तो दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री क्लास 12th की जो है वो हम लोग NCERT वाली बुक से पढ़ेंगे। दोस्तों, NCERT पढ़ने से बहुत ही आपको लाभ मिलेगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे बोर्ड में। और दोस्तों, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी NCERT बुक ही अच्छी होती है, इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि NCERT बुक और NCERT सिलेबस से आप ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों, क्लास 12th का सिलेबस जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया है सिलेबस में। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री के पहले पार्ट की बात करेंगे। तो दोस्तों, केमिस्ट्री में पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो दोस्तों, ठोस अवस्था को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ठोस वाले चैप्टर से कुछ 3 टॉपिक को समाप्त करेंगे। दोस्तों, पहला टॉपिक रहेगा ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। पहला रहेगा ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। फिर उसके बाद ठोस अवस्था के प्रकार जो हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इनको देखेंगे। फिर उसके बाद तीसरी टॉपिक क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक देखेंगे। क्या क्या? पहला, ठोस की परिभाषा और उस पर निम्न लक्षण जो हैं उनको देखेंगे। फिर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा, अंतर देखेंगे। फिर उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। 3 टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब देखिए क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। दोस्तों, यह क्लास 12th के केमिस्ट्री का प्रथम पार्ट है। दोस्तों, क्या है? ठोस अवस्था। तो दोस्तों, सबसे पहले ठोस अवस्था क्या होता है इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे कुछ बढ़ते जाएंगे, सिलेबस के अनुसार, विषय सूची के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे। तो दोस्तों, परिभाषा देखिए, ठोस पदार्थ अवस्था किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे उस पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। देखिए कितना सिंपल सा है, सरल भाषा में है दोस्तों परिभाषा एकदम। देखिए, किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे उस पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था के अब लक्षण देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं, किसके? ठोस अवस्था के। तो देखिए, पहला है, इस अवस्था में उसके अवयवी कणों के मध्य अंतरा आणविक स्थान नगण्य होता है। नगण्य मतलब न के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है दोस्तों। ये ठोस अवस्था जो है, इनके अंदर के अणु जो है पास पास होते हैं। इन दो अणुओं के मध्य लगने वाला बल ही क्या होता है? अंतरा आणविक बल होता है। अंतरा आणविक बल क्या होता है? किन्हीं दो अणुओं के मध्य लगने वाला बल अंतरा आणविक बल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब अगला दोस्तों है, नंबर 2 पॉइंट है। देखिए, इस अवस्था में उसके अवयवी कणों के मध्य अंतरा आणविक बल का मान अधिक होता है। अंतरा आणविक बल का मान अधिक होता है। पहले क्या था? कणों के मध्य अंतरा आणविक स्थान नगण्य होता है, यानी कि स्थान नगण्य न के बराबर होता था। जब स्थान नगण्य है, इसलिए अंतरा आणविक बल भी अधिक लगेगा। जहाँ पे नगण्य होता है वहाँ पे अंतरा आणविक बल अधिक होता है। फिर उसके बाद दोस्तों तीसरा है, देखिए तीसरा पॉइंट, इस अवस्था में अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसमें एक ठोस अवस्था में अवयवी कण उसके एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगला है दोस्तों, इस अवस्था में पदार्थों के गलनांक उच्च होते हैं। इस अवस्था यानी कि ठोस अवस्था में पदार्थों के गलनांक उच्च होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस अवस्था में पदार्थों के घनत्व उच्च होते हैं। जब गलनांक उच्च हो जाएगा तो घनत्व भी उच्च हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला पॉइंट, इसमें असंपिंडीयता का गुण पाया जाता है। इसमें असंपिंडीयता का गुण पाया जाता है। फिर अगला है दोस्तों गुण, इसमें
तरलता का गुण नहीं पाया जाता है, इसमें तरलता का गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए असंपिंडीय होते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगली हेडिंग की बात करेंगे। तो अगली हेडिंग है दोस्तों ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, ठोसों का वर्गीकरण है, उसको देख लेते हैं। देखिए ठोसों का वर्गीकरण, कणों के व्यवस्था के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? कणों की व्यवस्था के आधार पे। कौन कौन से ठोस होते हैं? पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस होता है दोस्तों। तो पहले हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करके फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। पहले हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस की। तो दोस्तों देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की त्रिविमीय में विस्तृत क्षेत्र में, यानी कि त्रिविमीय क्षेत्र में एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की त्रिविमीय में, त्रिविमीय मतलब तीनों दिशाओं में, एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक, इनके अब मुख्य लक्षण देख लेते हैं। किसके? क्रिस्टलीय ठोस के। क्रिस्टलीय ठोस के मुख्य लक्षण देखिए, मुख्य लक्षण क्या है इनके? तो पहला पॉइंट है दोस्तों, इसकी एक निश्चित आकृति होती है। किसकी? क्रिस्टलीय ठोस की। इसमें कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी मतलब अधिक दूरी पे होती है। फिर उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं। वास्तविक ठोस दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस को बोला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस संपीड्य एवं कठोर होते हैं। ये देखिए बहुत मजबूत होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। फिर आगे हम लोग दोस्तों बात करेंगे। तो आगे है, देखिए आगे है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। इन ठोसों के पृष्ठ एक समान तथा समतल होते हैं। किसके? क्रिस्टलीय ठोस के। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? विषमदैशिक प्रकृति। विषमदैशिक प्रकृति क्या होती है हम लोग आगे बात करेंगे, विषमदैशिक प्रकृति और समदैशिक प्रकृति। ठीक है, फिर उसके बाद अब अगला हेडिंग है अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस का दूसरा प्रकार है दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, एमॉर्फस सॉलिड। देखिए ये क्या होता है? वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी कि वे ठोस जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित न हो, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोस के निम्न लक्षण हैं दोस्तों, उनको देख लेते हैं हम लोग। कौन कौन से लक्षण हैं? तो दोस्तों पहला पॉइंट है, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। ये तो परिभाषा में हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद दूसरी पॉइंट है, इसमें लघु परासी व्यवस्था होती है। उसमें दीर्घ परासी होती थी और अक्रिस्टलीय वाले में लघु परासी होती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, इसका गलनांक अनिश्चित होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित होता था, अक्रिस्टलीय का अनिश्चित एवं शीतलन वक्र सतत होते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, इसे छद्म ठोस भी कहते हैं। छद्म ठोस किसे कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस को। ठीक है, क्यों छद्म ठोस कहते हैं? क्योंकि इसमें धीमी प्रवाह का गुण पाया जाता है। किसमें? अक्रिस्टलीय ठोस में। अक्रिस्टलीय ठोस में धीमी गति से प्रवाह होता है। फिर उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, इनमें पृष्ठ एक समान तथा समतल नहीं होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में एक समान और समतल होते थे, लेकिन इसमें समतल नहीं होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए यह ठोस समदैशिक आइसोट्रॉपिक प्रकृति के होते हैं, जबकि वो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते थे, लेकिन ये अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक है। ठीक है, अब बात करेंगे समदैशिक और विषमदैशिक क्या होता है। तो दोस्तों देखिए विषमदैशिक यानी हम मान लेते हैं कि नहीं ये एक कण है और ये एक कण है, ए बी ए बी ए बी, यानी कि दो कणों से मिलकर कोई ठोस बना है। ठीक है, कोई ठोस बना है, तो देखिए ये सीधा चला जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, तो इसके लिए देखिए इधर मिल रहा है ए बी ए बी ए बी, यानी कि दो प्रकृति के अणु मिल रहे हैं। ठीक, तो दो प्रकार के मिल रहे हैं, इसलिए इसको विषम बोला जा रहा है। और समदैशिक मतलब समान, देखिए बी 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 मिल रहा है। ठीक है, ऊपर बी है तो नीचे ए है, तो ये हो गया समदैशिक मतलब समान दिशा में जा रहा है, समान अणुओं के दिशा में जा रहा है। यहाँ पे विषम मतलब विपरीत विपरीत अणुओं के बीच में जा रहा है। मतलब देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? विषमदैशिक होता है, और वही अक्रिस्टलीय ठोस
समदैशिक होता है। ठीक है दोस्तों, समदैशिक और विषमदैशिक समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। फिर अगला है दोस्तों, अगली हेडिंग, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। अब देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, मतलब क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराणुक आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर दोस्तों? अंतराणुक आकर्षण बल, यानी कि उनके मध्य लगने वाले बलों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। किसको? क्रिस्टलीय ठोस को। तो दोस्तों पहला है, तो दोस्तों देखिए पहला प्रकार है आयनिक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के हम लोगों ने 4 प्रकार देखें। 4 प्रकार में से पहला प्रकार है दोस्तों आयनिक ठोस। इसके आगे इसके यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के और 3 भागों की बात करेंगे। पहले क्रिस्टलीय ठोस के आयनिक ठोस की बात करते हैं, फिर उसके बाद अगला देखेंगे। दोस्तों आयनिक ठोस, आयनिक ठोस क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, आयनिक सॉलिड्स, आयनिक ठोसों के अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन होते हैं। जैसे कि आयनिक बंद होता था उसी तरह से ये भी होता है आयनिक ठोस। आयनिक बंध के आधार पर ही आयनिक ठोस नाम दिया गया है। ठीक है, तो दोबारा देखिए, आयनिक ठोसों के अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन होते हैं। ठीक, ये आयन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा आबंधित होते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे कि आयनिक बंध होता है उसी तरह से आयनिक ठोस भी होता है। इनके अणु, आयनिक ठोस के अणु धनायन व ऋणायन के विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके मुख्य लक्षण, किनके? आयनिक ठोस के मुख्य लक्षण। देखिए कौन कौन से मुख्य लक्षण हैं इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, प्रबल बलों के उपस्थिति के कारण आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। किसके कारण? आयनिक बंध के कारण। ठीक है, आयनिक बंध बहुत प्रबल होता है इसलिए प्रबल बल कहा जा रहा है। इसके गलनांक एवं क्वथनांक भी उच्च होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, इन ठोसों में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा रहता है तथा घिरे हुए आयनों की संख्या का निर्धारण धनायन तथा ऋणायन के त्रिज्या अनुपात +r/-r द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये है आयनिक ठोस के मुख्य लक्षण हैं। अब अगला है दोस्तों पॉइंट, ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन? आयनिक ठोस। ठोस अवस्था में रहेंगे तो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि गति करने के लिए इनके आयन मुक्त नहीं होते हैं एवं गतिशील अवस्था में सुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वे गलित अवस्था में हैं तो वो सुचालक होंगे और ठोस अवस्था में है तो कुचालक होंगे। ठीक, जैसे में एग्जाम्पल की बात कर लें, NaCl नमक। दोस्तों यदि हम इसको पानी में घोल दें तो ये विद्युत का सुचालक हो जाता है, जबकि ठोस अवस्था में रहेगा तो विद्युत का कुचालक का काम करता है। उसी प्रकार से KCl है, उसी प्रकार से KClO3। ठीक है, देखिए दोस्तों ये है आयनिक ठोस, एक प्लस माइनस है तो एक प्लस है, ये दोनों आपस में बंधे हैं। फिर उसके बाद ये माइनस है ये प्लस है, ये आपस में बंधे हैं। यानी कि इसी तरह से प्लस माइनस आयन आपस में बंधे होते हैं। ये धन आयन है, ये ऋणायन धन आयन दोनों आपस में बंधे हैं, इनके बीच में प्रबल बंध होता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे ठोस की बात करेंगे। दोस्तों देखिए, दूसरा ठोस है क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा प्रकार है। कौन है? ससंयोजक ठोस। ससंयोजक ठोस क्या होता है? ससंयोजक बंध आप सब पढ़े होंगे, वही है ससंयोजक ठोस। जहाँ पे ससंयोजक आबंध होता है वहीं ससंयोजक ठोस भी होता है। देखिए, कोवैलेंट सॉलिड्स, ससंयोजक ठोसों में अवयवी कणों के मध्य ससंयोजक आबंध पाया जाता है। देखिए वही है, जिससे ये एक त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं जो पूर्ण क्रिस्टल में विस्तरित रहता है तथा जिसके कारण अवयवी कण प्रबलता के साथ आबंधित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन अणुओं के मध्य ससंयोजक आबंध होता है उनके पुनरावृत्ति से जो ठोस उत्पन्न होता है उसे ससंयोजक ठोस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ससंयोजक ठोस के कुछ मुख्य लक्षण देख लेते हैं।
सहसंयोजक ठोस के मुख्य लक्षण। क्या मुख्य लक्षण है? देखिए, त्रिविमीय संरचना के कारण इनका गलनांक उच्च होता है। ये गलन से पूर्व अपघटित हो जाते हैं। ये गलन से पूर्व अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, अब अगली पॉइंट है दोस्तों, देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थिति के कारण सामान्यतया विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट एक चिकना एवं नर्म ठोस है। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका मुख्य कारण ग्रेफाइट की परत संरचना एवं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना है। ठीक है दोस्तों, यह ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद में आती है जो कि ठोस अवस्था में रहते हुए भी विद्युत के सुचालक का काम करती है। ये क्यों होता है दोस्तों? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा परतीय संरचना के कारण और उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वे ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, सहसंयोजक ठोसों को बृहद अणु या परमाणुविक ठोस भी कहते हैं। बृहद अणु या परमाणुविक, परमाणुविक मतलब परमाणु होते हैं, वही दोस्तों है सहसंयोजक ठोस को बृहद मतलब बड़ा अणु या उसी का नाम परमाणु दे दिया गया है, परमाणुविक ठोस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें जैसे में, तो जैसे में हीरा हो गया, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट आदि, ये सब दोस्तों सहसंयोजक ठोस के उदाहरण हैं। देखिए, ये एक अणु है, ये एक अणु है, अणु हैं, सब अणु हैं, तो यहाँ पे सहसंयोजक आबंध से बंधे हैं, सहसंयोजक आबंध है। देखिए, इन दोनों के बीच में सहसंयोजक आबंध, सबके बीच में सहसंयोजक आबंध लगा है, इसलिए इनके पुनरावृत्ति से जो क्रिस्टल बन रहा है, जो ठोस बन रहा है, वही सहसंयोजक ठोस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। सिलिकॉन कार्बाइड का सूत्र है दोस्तों SiC, ठीक है, और SiO2 है सिलिका। ठीक, अब अगली हेडिंग है दोस्तों, अगला प्रकार है आणविक ठोस। हम लोगों ने दो ठोस देखा, कौन कौन सा? धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। तीसरा ठोस है दोस्तों आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आणविक ठोस दोस्तों देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं। क्या होते हैं? अणु होते हैं। आयोडीन, सल्फर, सफ़ेद फास्फोरस आदि, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए, एक अणु, दो अणु, एक अणु, दो अणु, ये अणु हैं, ये अणु हैं। ठीक है, ये अणु आपस में मिले हैं, इन्हीं से आणविक ठोस बनता है। ठीक है, आणविक, इसके नाम से ही हमें पता चला आणविक मतलब जिसमें अणु होते हैं, वही ठोस आणविक ठोस कहलाता है। जैसे में आयोडीन, सल्फर, सफ़ेद फास्फोरस आदि, ये सब हैं। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए, इसके प्रकार हैं कुछ, तो इनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? पहला है दोस्तों अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? देखिए एग्जाम्पल में, देखिए H2Cl2 I2 Ar CCl4। दोस्तों ये आणविक ठोस मतलब दो समान अणु हैं, यहाँ पर भी दो समान अणु हैं, यहाँ पर भी दो समान अणु हैं। ठीक, अब ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl3 होगा ना दोस्तों, CCl3। चलिए, ये हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, अब अगला है दोस्तों ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एग्जाम्पल में बात करें तो होता है SO2, HCl। ठीक है, ये सब हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। अगला है दोस्तों हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस दोस्तों देखिए एग्जाम्पल H2O, NH3, C2H5, OH, HF। दोस्तों इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग एक ट्रिक देख रहे हैं, FON। जिस यौगिक में भी इनमें से कोई भी हो, तीनों में से कोई भी आ जाए, वहाँ पे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होंगे। ठीक है, देखिए H2O, O है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। देखिए यहाँ पर NH3 थोड़ा सा अपवाद में आता है। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए O है, यहाँ पे F है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आणविक आबंध है, ठीक दोस्तों। अब आगे बात करेंगे, अगला जो है क्रिस्टलीय ठोस का भाग है। आगे है दोस्तों नंबर 4 धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होता है? मेटालिक सॉलिड्स, ये क्या होता है? तो दोस्तों धात्विक ठोस, पहला हम लोगों ने आयनिक ठोस देखा था, पहला हम लोगों ने आयनिक ठोस देखा, दूसरा सहसंयोजक ठोस, तीसरा हाइड्रोजन आबंधित वाला, तीसरा, चौथा आप धात्विक ठोस देखेंगे। तो देखिए ये क्या होता है धात्विक ठोस? जो ठोस धातुओं के गुण प्रदर्शित करता है उसे धात्विक ठोस कहते हैं। मतलब कि वह ठोस जो धातुओं के गुण प्रदर्शित करे वह ठोस धात्विक ठोस कहलाएगा। दोस्तों इसके कुछ लक्षण हैं, इनको भी देख लेते हैं। धातुओं में जो बल धातु परमाणुओं को एक दूसरे से बांधे रहते हैं धात्विक आबंध कहलाते हैं, ठीक है। धात्विक आबंधों की प्रकृति आयनिक एवं सहसंयोजक बंधों से भिन्न होती है। ये विद्युत का सुचालक होता है। जैसे हम बात करें तो कॉपर Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब सोना, Mg मैग्नीशियम, Fe फेरस, Cu क्रोमियम, ठीक है। ये सब धात्विक ठोस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या क्या देखा? तो ठोस की परिभाषा, ठोस के मुख्य लक्षण, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार देखें। क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार कौन कौन से? तो पहला था आयनिक ठोस, दूसरा वाला दोस्तों सहसंयोजक ठोस, तीसरा हाइड्रोजन आबंधित वाला, चौथा धात्विक ठोस। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने इतना सारी टॉपिक को देखा। दोस्तों अब इससे अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।